अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपके मेरे चैनल इंटेलिजेंट मफिन पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अपने क्लास 10th के नवाए उर्दू के बुक के चैप्टर आजमाइश के मुतालिक। आजमाइश बेसिकली क्या है, ड्रामा है, ठीक है, जो कि मोहम्मद मुजीब के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, मोहम्मद मुजीब के द्वारा क्या है लिखा गया है ये ड्रामा, और इसके अंदर क्या है मुकम्मल ड्रामा नहीं बयान किया गया है, बल्कि क्या है ड्रामे की एक आखिरी कड़ी बयान की गई है। ठीक है, तो पहले हम राइटर के मुतालिक थोड़ा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे। राइटर का नाम है मोहम्मद मुजीब। मोहम्मद मुजीब पैदा हुए थे 1902 में और 1985 में क्या उनका इंतकाल हो गया था, यानी इनका दौर 1902 से 1985 के दरमियान में रहा है। मोहम्मद मुजीब कहाँ पर पैदा हुए थे? लखनऊ में पैदा हुए थे। उनके वालिद एक मारूफ वकील थे। उन्होंने इब्तदाई तालीम लखनऊ के लोरेडो कॉन्वेंट में क्या है हासिल की थी। क्या एक स्कूल का नाम है, बहुत ज़्यादा हार्ड है वैसे। उसके बाद देहरादून के एक प्राइवेट स्कूल से सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान पास किया। सीनियर कैम्ब्रिज क्या है? सीनियर कैम्ब्रिज बेसिकली जैसे कि आज के दौर में IAS पीसीएस का एग्जाम होता है, इसी तरीके से पहले ज़माने में क्या होता था और आज के वक्त में भी क्या होता है, ये एजुकेशन से रिलेटेड क्या होता है, एक एग्ज़ाम होता है। तो इन्होंने क्या है एग्ज़ाम पास कर लिया था। 1919 में मोहम्मद मुजीब ने ऑक्सफोर्ड से जदीद तारीख में BA ऑनर्स किया। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्यों किया? बिकॉज उस ज़माने में क्या हिंदुस्तान में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं थी जहाँ से क्या है वो क्या कर सके, ये कर सके, तालीम हासिल कर सके। तो इसलिए क्या है लोग बाहर देश जाया करते थे जदीद तालीम के लिए। ठीक है, तो इन्होंने जदीद तारीख में टॉपिक क्या था इनका, यानी सब्जेक्ट था जदीद तारीख में BA ऑनर्स किया था। बर्लिन में उनकी मुलाकात डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन से हुई। वहीं उन्हें जर्मन और रूसी ज़बानें सीखी। फ्रांसीसी ज़बान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सीख चुके थे। ठीक है, ऑक्सफोर्ड में क्या है उन्होंने सीख ली थी ये वाली ज़बान फ्रांस की। डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया में काम करने का अहद किया था। ठीक है, फरवरी 1926 में वो जामिया मिलिया इस्लामिया के शेखुल जामिया वाइस काउंसलर बनाए गए थे। ठीक है, वाइस काउंसलर बनाए गए थे और इस अहदे पर क्या है उन्होंने 24 वर्ष तक काम किया था। ठीक है, और साथ साथ में देखो क्या है उनका इंतकाल दिल्ली में हुआ था। मुजीब साहब इंतजामी उम्र के साथ तस्नीफ़ और तालीफ के काम में भी बराबर लगे रहे। उर्दू और अंग्रेज़ी में उनकी बहुत सी किताबें शाये हुई। मुजीब साहब ने 8 ड्रामे लिखे, जिनके नाम खेती अंजाम, खाना जंगी, हुब्बा खातून, हीरोइन की तलाश, आजमाइश और दूसरी शाम, और बच्चों के लिए ड्रामा आओ ड्रामा करें। मोहम्मद मुजीब साहब साफ सादा और श्रेष्ठ नज़र लिखते थे, यानी ऐसा नहीं कि आगे जाके कोई पैराग्राफ वो क्या है चेंज हो जा रहा है, बल्कि वो क्या है सीक्वेंस में जाते थे कि पूरी स्टोरी एक ज़िंदगी चल रही है रियल। ठीक है, उनके मुकालमा में बोलचाल का फितरी अंदाज था। ठीक है, फितरी जो इंसान नॉर्मल तौर पे बनता है, बनावटी नहीं था। निसाब में जो ड्रामा शामिल है मुजीब साहब के ड्रामे आजमाइश का आखिरी एक्ट है। ये ड्रामा 1857 के अलमनाक तारीखी वाक़यात पर मबनी है। जनरल बख्त खां और उसके हिंदुस्तानी फौजों की शिकस्त हो चुकी है। बहादुर शाह जफर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अंग्रेज़ों का दिल्ली पर कब्जा हो जाने के बाद पकड़ धकड़ शुरू हो चुकी है। राम साहब की बीवी भागवती ने जंग आज़ादी की 2 मुजाहिद ख्वातीन सलमा और किशन कौर को पनाह दे रखी है। बख्त खां के सिपाही अगरचे हार गए, लेकिन इनके हौसले बुलंद हैं। बेसिकली क्या बयान किया गया है कि जब बगावत हो गई थी उसके बाद क्या हुआ था, हिंदुस्तानियों को शिकस्त हो चुकी थी, क्योंकि हिंदुस्तानी इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं थे और प्रॉपरली कोई तरीका अपनाया नहीं गया था कि उनके अंग्रेज़ों से लड़े। तो इसलिए क्या हुआ था, हमें क्या शिकस्त हुई थी। फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने हमारे पर क्या बहुत ज़्यादा जुल्म करना शुरू कर दिया था। तो लोग पनाह ढूंढ रहे थे। इस तरीके से जो लोग क्या है शरीक हुए थे इस बगावत में, वो लोग क्या है बच बच के क्या है बच रहे थे, ताकि वो क्या है आगे एक साथ इकट्ठे होकर दोबारा से हमला करें। तो उन्हीं में 2 औरतों का किस्सा बयान किया गया है, जो वो क्या है जंग में शामिल थी और अंग्रेज़ों के साथ क्या लड़ रही थी। फिर क्या होता है, चले पढ़ते हैं आगे। चैप्टर का नाम है आजमाइश आखिरी एक्ट। रामसाई मिल के मकान में एक छोटा सा दालान, दालान कहते हैं वही, यू कैन से देख दालान, आंगन होता है ना इस टाइप का। ठीक है, अंदर को गहराई में जाके रात हो गई। रेत पर एक दिया चल रहा है। रेत किसे कहते हैं, एक लकड़ी होती है बेसिकली। ठीक है, लकड़ी का कुछ बना हुआ है, इस पर एक दिया चल रहा है। रामसाई मिल इसकी रोशनी में खाना खा रहा है। भागवती उसकी बीवी आंचल से मुंह बंद किए खड़ी है। उसको पंखा झल रही है और चुपके चुपके रो रही है। राम साहिमिल को उसके रोने का एहसास नहीं है और वो खाना खाता रहता है। राम साहिमिल, कहो आज पानी काफ़ी मिल गए, यानी अपनी बीवी से पूछता है कि आज पानी मिल गया। क्यों पूछ रहा है? बिकॉज क्या हो रहा था उस टाइम पे, जो लोग मर चुके थे तो उनकी लाशें क्या थी, कुओं में थी। तो पहले ज़माने में तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि मोटर वगैरह का सिस्टम हो, बल्कि लोग क्या कुएं से या फिर नल वगैरह से पानी निकाला करते। तो वही कह रहा है कि कहो आज पानी काफ़ी मिल गया। भागवती उसकी बीवी कहती है रुहासी आवाज़ में, रुहासी मतलब रोने की इसी आवाज़ में कहती है, अभी शाम को राम प्रसाद ले आया। ठीक है, राम प्रसाद ले आया, बहुत दूर जाना पड़ा।
आसपास के कुओं में लाशें पड़ी हैं, ठीक है, यानी हिंदुस्तानियों की, बहुत से हिंदुस्तानियों और अंग्रेजों की जो मारपीट हुई थी उनकी लाशें पड़ी हैं। राम साहब मिल, राम 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 उसकी तरफ देखकर मगर तुम क्यों रो रही हो, पूछता तुम क्यों रो रही हो भागवती, मेरा भी मर जाने को जी चाहता है, यानी मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी मर जाऊँ इस तरीके से देखने से। वो राम साहब मिल, क्यों तुम क्यों बैठे बैठे जान से बेजार हो गई, यानी तुम्हें जान क्यों प्यारी नहीं लग रही है भागवती, क्या बताऊं। राम साहब मिल, परमात्मा का शुक्र करो इतनी बड़ी मुसीबत आई और गुजर गई, यानी क्या हुआ था एकदम बहुत ही सडनली, क्या एक शॉक्ड था ये हिंदुस्तानियों के लिए भी, क्योंकि सारे हिंदुस्तानियों को तो पता नहीं था कि ये बगावत होने वाली है, और न ही अंग्रेजों को पता था, और एक ये सैलाब की तरह आया और आंधी की तरह आया था और एकदम चला गया हवा की झोंके की तरह, ठीक है। भागवती हाँ, भागवती कहते हैं हाँ राम साहब मिल, मगर अभी बहुत चौकस रहना, यानी बहुत ज्यादा होशियार हमें रहना होगा, देखती रहना दरवाजे से पहरे वाले ना हटे, यानी लोग क्या कर रहे थे, वही पहरे वाले ना हटे कि कोई हमला ना कर दे हमारे ऊपर या फिर हमें कोई उठा के कैद में ना डाल दे। भागवती नहीं, मैं तो बराबर चक्कर लगाती रहती हूँ। राम साहब मिल, और कोई अंदर ना आने पाए, मर्द औरत बच्चा, यानी कोई भी ना अंदर आने पाए, वो कह रही है। भागवती नहीं, कसूर होगा तो मेरा होगा, यानी बेसिकली वो कह रही है कि अगर आ भी जाए तो कसूर जो होगा वो मेरा होगा, मैं कह दूंगी कि मैंने आपको बताए बगैर किया है, मगर ये नहीं हो सकता कि जान पहचान की कोई औरत या बच्चा पनाह मांगे और मैं उसे पनाह ना दूं। यानी पहले ज़माने में लोग जो हुआ करते थे वो क्या होते थे, बहुत ज़्यादा रहम दिल हुआ करते थे। तो ये कह रही है कि देखो बगावत हो चुकी, वो चाहती तो वो अपना अपना देख सकती थी, लेकिन वो कह रही है कि हो सकता है कि जान पहचान की कोई औरत या फिर बच्चा आ जाए, उसे देख के मैं उसे ऐसे छोड़ दूंगी, मतलब उसके पास कोई घर भी नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपको बिना बताए क्या उसको पनाह दे दूंगी, अगर पूछेगा तो कह दूंगी मैंने पनाह दिया। तो राम साहब क्या कहता है, भागवती को देर तक गौर से देखकर मालूम होता है तुमने मुझे बताए बगैर किसी को घर में छिपा लिया है, वो समझ जाता है कि किसी ने किसी को छिपा रखा है। अब तो हमारी जान परमात्मा की दया से ही बच सकती है, यानी तुमने किसी न किसी को छुपाया है, अब परमात्मा ही जाने वही बचा सकता है। तुम्हारा दिल इतना कमजोर है तो तुम मुझे क्यों नहीं बुला लेती हो, यानी वो कहता है कि तुमसे नहीं हो पाता तो मुझे बुला लिया करो। भागवती मैं चाहती हूँ कि आपको मालूम ही ना हो, यानी वो कहती है कि मैं आपको इस मामले में नहीं डालना चाहती, देन मैं खुद ही कर देती हूँ इसीलिए। राम साहब मिल, ये कौन मानेगा कि मेरे घर में आत्मचिप है और मुझे मालूम नहीं, यानी कोई भी नहीं मान सकता कि भाई तुम्हें पता ही नहीं है, वही होता है ना कि कोई बिलीव नहीं कर सकता। भागवती आदमी नहीं, लावारिस औरतें, भूखे प्यासे बच्चे। राम साहब मिल, किसकी औरतें किसके बच्चे। भागवती मैं पूछती ही नहीं हूँ, यानी कोई भी पना लेना आता है तो बिना पूछे में क्या पना दे देती हूँ, पूछती नहीं हूँ। राम साहब मिल, या पूछा है और मुझे नहीं बताने चाहती, वो कह रहा है कि तुमने पूछा तो है लेकिन तुम मुझे बताना नहीं चाहती। हमारे मोहल्ले में ऐसे लोग है ही नहीं जिन्होंने बगावत में हिस्सा लिया हो, ये औरतें बच्चे तो बाहर से आए होंगे। भागवती जमीन पर बैठकर और अपना मुंह बंद करके फूट फूट कर रोने लगती है। बताओ तो ये है कौन, राम साहब पूछता है। कभी पूछताछ हो तो मैं जवाब तो दे सकूं। भागवती सर हिलाती है। अच्छा ना बताओ, अच्छा तो मतलब कह रहा है कि बता दो, मैं कुछ थोड़ी करूंगा, अगर पूछताछ होगी तो मैं तो कुछ ना कुछ तो बता ही सकता हूँ, उस टाइम पे कुछ बात घुमा दूंगा मैं। तो कहता है चलो अच्छा ना बताओ। खामोशी, जब लड़ाई हो रही थी तो तुम्हारी जबान पर 3-4 नाम रहा करते थे, वक्त था कि आल औलाद यहाँ थी ही नहीं। सुधारी सिंह भी बाहर का आदमी है, क्या किसी मुसलमान औरत को पनाह दी है। हिंदू औरतों में तो तुम्हारे रानी किशन कुंवर से ताल्लुकात थे, ठीक है, वो बता रहे कि तुम्हारी फ्रेंड तो ये थी, इसी से ताल्लुकात थे। निहार सिंह रुपया वसूल करने आना चाहता तो जमीन तैयार करने से पहले उसी को भेजता था, यानी इसको। ये क्या थी, बेसिकली सिख थी ये, ठीक है। रानी किशन कुंवर कौन थी, ये क्या थी, सिख थी। तो इसका हस्बैंड जो था वो क्या करता था, पैसे वसूल करने से पहले से क्या इसको भेजा करता था, मगर क्या मालूम रानी बल्लभगढ़ में है या यही, यानी पूछ रहा है कि पता नहीं बल्लभगढ़ में हो या फिर यही हो। बहरहाल जहाँ भी हो कोई ना कोई इसको पता देगा जरूर। अगर निहार सिंह को पकड़ लिया तो शायद उसकी तलाश ना करे, ठीक है, यानी निहार सिंह पकड़ गया तो उसकी तलाश की जरूरत नहीं है। भागवती पकड़ लिया है, यानी वो उसे पता है, उसने छिपा रखा है उसकी बीवी को, तो वो कह रही है कि पकड़ लिया है, फिर जोर से रोती है। राम साहब मिल, पकड़ लिया है तो अब तो कोई कुछ नहीं कर सकता, उसके बराबर सोना देकर उसे मोल लेना चाहो तो ना देंगे, यानी अगर हम उसके बराबर सोना भी दे देंगे अंग्रेजों को और कहेंगे कि इसे रिहा कर दो तो वो नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज वो क्या था, बगावत में शरीक था। रानी किशन कौर ने तुम्हारे यहाँ पना ली है, वो पूछता है। बेचारी राम साय से अब और खाया नहीं जाता, यानी वही है ना कि दूसरों का दुख देख के उसने कहा अब तो मुझसे खाया नहीं जा रहा, छोड़ देता है, बर्तन सामने से खिसका देता है। पानी पीना चाहता है मगर प्याला देर तक हाथ में लिए रहता है और पी नहीं पाता। क्या बहुत रो रही है, यानी वो पूछता है कि उसकी बीवी जो है रानी किशन कौर जो है वो रो रही है। भागवती सर हिलाकर नहीं, उसका अफसोस कर रही है कि जिहाद औरतों के साथ मैदान में नहीं गई और मारी नहीं गई, यानी वो उससे ज्यादा
इतनी ज़्यादा ताकतवर और हौसलामंद औरतें थी, वो कह रही थी कि मैं जिहाद में नहीं गई इसलिए रो रही है, अपने हस्बैंड के लिए नहीं रो रही बल्कि वो। राम से आमिर, राम राम क्या हिम्मत है, उसको अच्छी तरह रखना, मैं भी कभी इसके दर्शन करूंगा। उसका हमारे घर में रहना कुछ ऐसा खतरनाक नहीं, मुसलमान औरत की और बात है। यानी वही है ना, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई की बहुत ज़्यादा इस वक्त वो किया जा रहा था कि अलग अलग पार्शियलिटी कर रखी थी कि इन्होंने, अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को अलग कर दिया करते थे, हिंदू को अलग, बेसिकली इनको आपस में लड़वाना चाहते थे वो। भागवती, एक मुसलमान बहन भी है। राम साहे, हाय कौन? भागवती, सलमा। राम साहे मिल, अरे वही यूसुफ मियाँ की मंगेतर, वो तो मोर्चों पर लड़ी भी थी, यानी वो क्या है बेसिकली जिहाद में गई थी और क्या लड़ी थी। भागवती, और उसने घरों की छतों पर से गोली चलाई, रानी किशन कौर भी इसके साथ बंदूक चला रही थी, फिर वो जख्मी हो गई। रानी किशन कौर ने न जाने किस तरह उसको यहाँ पहुँचाया। मैं तो समझती थी कि मर जाएगी, मगर अब भी जंगी है, सोच रही है कि किस तरह दिल्ली से निकल जाए और वक्त था कि फौज में मिल जाए। यानी वो यही सोच रही थी कि अब भी जाऊँ, मैं जंग में शरीक हो जाऊँ। रानी किशन कौर कहती है कि वो भी साथ जाएगी। राम सहाय मिल, देखो ये नहीं हो सकता, मैं इस पर तैयार हूँ कि वो यहाँ छिपी रहे और जब खतरा न रहे तो चुपके से चली जाए, या वो साल भर तक रहे, मगर बाहर जाकर फिर कहीं लड़ाई में शामिल हुई तो तुम पकड़े जाओगी और मुझे तो ज़रूर फांसी हो जाएगी कि मैंने पना दी थी इनको पहले भी और अब दोबारा पना देंगे। और यूसुफ मियाँ को क्या हुआ? भागवती, सलमा को कुछ नहीं मालूम, नहीं राम से मिल, और तुमको मालूम होगा तो बताओगी नहीं। भागवती, सुना है वो आखिर वक्त तक लड़ते रहे। उर्दू बाजार में किसी गोरे ने एक औरत के साथ बदतमीजी की थी, उसे जान से मार दिया। उसमें नामालूम कितने पकड़े गए मगर वो नहीं, यानी उस आदमी को क्या है, जान से मार दिया गया था और पता नहीं जो जिन लोगों ने मारा था उसमें कितने पकड़े गए पता नहीं, मगर वो नहीं थे। कहते हैं कि अब उर्दू बाजार पर गोलाबारी होगी, एक मकान भी खड़ा ना छोड़ा जाएगा। ठीक है, एक मोहल्ला था उर्दू बाजार उस जमाने में। ठीक है, राम सामिल, अब परमात्मा बचाए हम सबको। एक औरत घबराई हुई अंदर आती है, उसके मुंह से बात नहीं निकलती। फिर एक मुलाजिम आता है। मुलाजिम, सरकार दरवाजे पर 4 सिपाही आए हैं, कहते हैं कि दरवाज़ा खोलो, हम तलाशी लेंगे। अब क्या हो गया, देखो तलाशी लेने वाले आ गए। राम साहब मिल, मेरे घर में नहीं आ सकते, मेरे पास अमान का परवाना है। पहले क्या होता था कि क्या कर बादशाह से अमान ले लिया करते थे कि जो भी हमारी अमान में रहेगा वो क्या होगा, आप क्या उससे कुछ सवाल नहीं करेंगे या फिर वो क्या है शरीक नहीं होगा। तो वही मुलाजिम, सरकार वो हमारी बात नहीं मानेंगे। भागवती, परवाना मेरे पास है, चलो मैं दिखा दूंगी। वो कहती है। राम साहब, तुम कहाँ जाओगी? भागवती, मैं नहीं जाऊंगी तो और कौन जाएगा? मैंने मशहूर कर दिया कि आप अंग्रेज कमांडर से बातचीत कर रहे हैं, घर पर नहीं है। वो कहने लगती है। राम साहब, नहीं तुम बैठो, मैं जाता हूँ। भागवती जल्दी से दिया बुझाकर भाग जाती है। राम साहब अंधेरे में बैठा रहता है। कुछ देर बाद दाएं तरफ से भागवती उल्टे पांव चलती हुई नजर आती है। 4 सिपाही से संगीनों से धमका रहे हैं। संगीनों मतलब जो उनके हाथ में रहती है, ठीक है, उनसे धमका रहे हैं। पहला सिपाही उनका सरदार मालूम होता है। पहला सिपाही, बताओ कहाँ हैं वो दोनों? भागवती, सैली हुई रुहासी यानी रोनी सी आवाज में, मगर बहुत दबी आवाज में, यहाँ कोई नहीं छिपा है। पहला सिपाही, यहाँ 2 औरतें छिपी हैं, हमारे आदमियों ने उनको गोली चलाते देखा, फिर वो भागकर इस घर में आते हुए देखी गई। राम सिरन, इस औरत को ले जाकर दीवार के साथ खड़ा करो, बाकी 3 आदमी फायर करो। फायर मतलब फायर करो। राम सिरन भागवती की तरफ बढ़ता है, जो पहले सिपाही रहता है। राम साहब मिल, अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती, एक बेकसूर औरत को इस तरह मार रहे हो? पहला सिपाही, अच्छा लालची छुपे बैठे हैं, सोचा था ललायन हमको बहला फुसला कर रुखसत कर देंगी। राम सिरन, खड़ा करो इन्हें भी ललायन के साथ। वो ऐसे धमकी देता है उन्हें। भागवती चिल्लाकर, अरे मुझे मार डालो, उन्हें छोड़ दो, ये बिल्कुल कुछ नहीं जानते, अरे ये बिल्कुल बेकसूर है, इस तरीके से कहती है वो। पहला सिपाही, अच्छा ये बेकसूर है तो तुम्हें तो मालूम है कि दोनों औरतें कहाँ छुपी हैं? वो उससे पूछते हैं। भागवती वैसे ही चिल्लाकर, अरे उन्हें छोड़ दो, हाय मेरी किस्मत, ये बिल्कुल कुछ नहीं जानते, हाय हाय। स्टेज के दाएं तरफ के कोने से सलमा और किशन कौर अंदर आती हैं। सलमा, इन दोनों को पीछा छोड़ दो, हम आ गए हैं, हमें जो सजा चाहो दे दो। सेठ साहब और उनकी बीवी बिल्कुल बेकसूर है। पहला सिपाही, सलमा और किशन कौर को गौर से देखने के बाद, मुझे तो तुम इसी घराने की औरत मालूम होती है। नहीं, वो बिलीव नहीं कर रहा था कि वही दोनों औरतें जो जंग में लड़ी थी। किशन कौर, इन दोनों को छोड़ दो, हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। शहर में हजारों आदमी हमको पहचान लेंगे कि हम वही हैं जिनको तुम तलाश कर रहे हो। पहला सिपाही, हाँ मैं तुमको लेकर बाहर चला जाऊँ और इस दौरान असली मुजरिम जो है वो निकल जाए, इस तरीके से कहते हैं। सलमा, तुम्हारी मर्जी, बेगुनाहों का खून करना तो तुम्हारा काम ही है। पहला सिपाही, अच्छा तो बताओ क्या नाम है तुम्हारे? सलमा, सलमा। किशन कौर, किशन कौर। पहले सिपाही, तुम अब तक जिनका इकबाल करती हो?
सलमा, हमने कोई जुर्म नहीं किया, हम अपने मुल्क के लिए अपने राष्ट्र की तरफ से लड़े हैं। पहला सिपाही, तुम लड़ाई में शरीक हुई हो? सलमा, दिलो जान से हम शरीक हुए, हमने दूसरों को लड़ने पर आमादा किया, हम मोर्चे पर लड़े, हमने दुश्मनों को मारा। किशन कौर, हमें अफसोस इसका है कि उससे ज्यादा ना कर सके। पहला सिपाही, तो जाओ खड़ी हो जाओ दीवार से लगकर। सलमा, अब दीवार से लगकर क्यों खड़े हों? हम सहन में खड़े होंगे और तुम्हारी बंदूक पर हंसेंगे। पहला सिपाही, तो चलो खड़ी हो जाओ इसी बात पर। सलमा और किशन कौर बीच सैन में खड़ी हो जाती हैं। पहले सिपाही के इशारे पर 3 सिपाहियों से 3-4 कदम हटकर और एक घुटने को जमीन पर टेक कर बंदूकें तानते हैं। भागवती चीख मारकर सिपाहियों और दोनों औरतों के बीच आ जाती है, मगर गश खाकर यानी बेहोशी की हालत में गिर पड़ती है। सिपाही बंदूकें ताने रहते हैं, मगर उन्हें फायर करने का हुक्म नहीं मिलता। सलमा के चेहरे पर मुस्कुराहट है और वो बंदूक की तरफ देखती रहती है। किशन कौर की नजर आसमान की तरफ है, उसके चेहरे पर विज की कैफियत है, गुस्से की थी। सिपाही, एक मिनट, सिपाही फायर नहीं करते एक बारगी। पहला सिपाही घुटनों पर आ जाता है। पहला सिपाही, हाथ जोड़कर हमारी खता माफ कीजिए, हम सिर्फ इसका यकीन करना चाहते थे कि आप वही हैं जिन्हें ढूंढ कर लाने का हमें हुक्म दिया गया है। बेसिकली बात ये थी कि जो सिपाही थे वो क्या थे, बख्त खां के आदमी थे। ठीक है, बख्त खां के फौज के आदमी थे और वो क्या है, सलमा और किशन कौर को क्या ढूंढ रहे थे ताकि वो फौज में शामिल हो सके। तो पहले वो क्या आजमा रहे थे उनको कि देखो इनका ईमान जो है लड़ने को पुख्ता या फिर नहीं। तकदीर के इस इनकलाब को बर्दाश्त करना सलमा और किशन कौर के बस में नहीं। किशन कौर चीख मारकर गिर पड़ी, यानी वो इतना रोती है, बहुत ज्यादा रोती है कि मतलब ऐसे भी होना था तकदीर में हमारी। सलमा की आंखें चढ़ जाती हैं, हाथ पांव जवाब दे देते हैं और वो जमीन पर ढेर हो जाती है, यानी बेहोश होकर गिर पड़ती है। राम साहब मिर्जा आलिम, अब कब तक इन बेचारियों को सताओगे? अरे मारना है तो एक दफा मारो। यानी पहले अंग्रेज क्या करते थे, सताया करते थे बहुत ज्यादा, लाइक जानवरों की तरह बिहेव किया करते थे। तो वही वो कह रहे थे पहला सिपाही इंतहाई नदामत के अंदाज में। हम उन्हें तकलीफ देना नहीं चाहते थे, उनके दिल की आरज़ू पूरी करना चाहते थे। हमें जनरल बख्त खान ने अंग्रेजी फौज की वर्दियाँ पहनाकर भिजवाया है कि उन्हें जल्द से जल्द तलाश करके उनके पास पहुंचा दे। हमने उनकी सही सलामत ना पहुंचाए तो हमारी गोली मार दी जाएगी या अंग्रेज हमें पकड़कर फांसी दे देंगे। भागवती इस दौरान में उठकर खड़ी हुई और किशन कौर और सलमा के मुंह पर पानी की छींटे देती और उनके सर हिल सहलाती है। भागवती, उठो प्यारी, तुम्हारी वक्त खान ने तुम्हें बुलाया है, अपने प्यारों का बदला लो, अपने मुल्क की आबरू बढ़ाओ। आहिस्ता आहिस्ता सलमा और किशन कौर को होश आता है, वो उठकर बैठती है। भागवती उन्हें पानी पिलाती है। पहला सिपाही, आपसे फिर इस आपके कदमों पर गिरकर माफी मांगता हूँ। सलमा और किशन कौर मुस्कुराती है, मगर अभी एक और गुस्ताखी करना है, हम आपको शहर के बाहर सिर्फ कैदी बनाकर ले जा सकते हैं। हमें आपकी मुश्कें कसना है। मुश्कें कसना बेसिकली यानी हाथ को, दोनों हाथों को पीछे कमर की साइड बांधना और गले में रस्सियां बांधना है। सलमा और किशन कौर एक दूसरे की तरफ देखती हैं, फिर दोनों खड़े हो जाती हैं। सिपाही जल्दी जल्दी उनके मशके कसते हैं और गले में फंदा डालते हैं। फिर एक सिपाही आगे, दो पीछे अटेंशन हो जाते हैं। पहले सिपाही रवानगी का हुक्म देता है। ठीक है, और ये लिखा गया है मोहम्मद मुजीब के द्वारा, इसके राइटर ये हैं। ठीक है, इसकी मश्क देख लेते हैं। अल्फाज मायने, डेविड मतलब पुरानी किस्म का लकड़ी का चिरागदान। ठीक है, देखो लकड़ी रहती है, इसमें क्या चिरागदान होता है। रवासी मतलब रुहासी, रोने पर आमादा। जिहादी औरतें, जिहाद करने वाली औरतें। मुराद वो औरतें जिन्होंने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जंग में हिस्सा लिया हो। अमान का परवाना वो हुक्मनामा जिसके जरिए तहफ़्फ़ुज़ की जमानत दी जाती है, यानी कि तुम सेफ हो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो संकीन, एक नकीला हथियार जो बंदूकों की नाल पर लगाया जाता है। फैर मतलब फायर करना बंदूक में से। ठीक है, मुश्के कसना, दोनों बाजें पुश्त पर बांधना। गौर करने की बात, आप पढ़ चुके हैं कि ड्रामा 1857 की तारीखी वाक़यात पर मबनी है। इस आखिरी एक्ट में लाला राम सहाय की बीवी भागवती ने जंग आज़ादी में शिरकत करने वाली जिहादी औरतें सलमा और रानी किशन कौर को अपने घर में छिपा रखा है। 1857 की जंग आज़ादी में हिंदू मुस्लिम मर्द और औरतें ने बराबर का हिस्सा लिया। इस वक्त ये तफरीक ना थी कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान, बस एक ही मकसद था कि किस तरह मुल्क आज़ाद हो जाए और अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएं। तो ये था बेसिकली आज का टॉपिक, जो कि क्या है, एक तरीके की आजमाइश थी, छुपाने वालों के लिए भी और छुपने वालों के लिए भी। ठीक है, तो इसी को क्या है बहुत अच्छी तरीके से क्या है ड्रामे की शक्ल में मोहम्मद मुजीब ने पेश किया है। अगर तुम्हें कुछ समझ में ना आया हो आप लोगों को, देन आप मुझे कमेंट में बताएं, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही।